हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव स्नेही एंड आज हम 25 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से, जो इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक्ड है। इंडिया चाइना बिगिन डिसंगेजिंग एट लास्ट ट्रू फ्रिक्शन पॉइंट्स। तो अभी रिसेंटली ब्रिक्स समिट हुई है एंड इसी के दौरान जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंड चाइनीज़ प्रीमियर हैं वो मिले थे एंड दे डिसाइडेड टू डिसंगेज। उसके अलावा पिछले एक मंथ से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एफर्ट चल रहा है दोनों साइड से, ताकि जो डिसएंगेजमेंट है इंडिया के बॉर्डर पॉइंट्स पर वो हो। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर है उस पर एक थोड़ी नज़र डालें। एक बार इस मैप को देखते हैं। ये मैप है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। तो ये जो पूरा रीजन है ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। इसमें जो लेफ्ट साइड वाला रीजन है, दिस रीजन जो कि ये शेडेड है, ये है वो रीजन जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर का। सो दिस इज नोन एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट। देन ये जो रीजन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो बाकी इंडिया है, इसको सेपरेट करने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं एलओसी, जो कि है लाइन ऑफ कंट्रोल। सो यहाँ पे है एलओसी, ये है लाइन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। देन जो राइट में एरिया है जो कि चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसको बोलते हैं अक्साई चिन। और अक्साई चिन और जो रिमेनिंग इंडिया है, इसके बीच में जो एक लाइन है उसको बोला गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो लाइन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के बीच में है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, और जो लाइन इन चाइना ऑक्यूपाइड इंडिया या फिर अक्साई चिन और इंडिया के बीच में है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर बहुत टाइम से जो दोनों साइड की इंडिया और चाइनीज़ सेनाएं हैं वो बॉर्डर वाले रीजन में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। चाइना एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस करता है जिसको वो बोलता है एक्सपेंशनिज्म। चाइना की जो एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी है उसके थ्रू वो जो बॉर्डर है उसके कॉन्स्टेंटली वो पुश करता रहता है उस बॉर्डर को क्रॉस करके वो अपने आउटपोस्ट इस बॉर्डर के आगे यहाँ पे ले जाके खड़े कर देता है। अब इससे क्या है, जो कंट्री इस साइड थी उसके लिए जो बॉर्डर थी वो तो यहाँ पे थी, लेकिन चाइना के सोल्जर्स क्योंकि और ज़्यादा इस साइड आ चुके हैं तो जो बॉर्डर है टेक्निकली ग्राउंड पे वो थोड़ी आगे शिफ्ट हो जाती है। तो ऐसे धीरे 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 करते करते चाइनीज सोल्जर आगे बढ़ते रहते हैं और यहाँ पे अपनी पोस्ट बना लेते हैं, ये बताने के लिए कि भाई ये जो रीजन है वो हमारा हो गया। तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है इससे डील करना, एंड इसलिए बहुत टाइम से इंडिया और चाइनीज सोल्जर यहाँ पे रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं और इंडियन सोल्जर्स भी यहाँ पे उस पोस्ट के आगे रिस्पॉन्स दे रहे थे। अब ये कोशिश की जा रही है कि ये जो पूरी टेंशन है इसको डिसंगेज करा जाए। जो चाइनीज सोल्जर्स एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके आए थे वो वापस जाएंगे और इंडियन सोल्जर्स भी थोड़े पीछे पड़ेंगे, थोड़े पीछे हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो बॉर्डर के लेफ्ट वाला और राइट वाला जो थोड़ा सा रीजन है ना, ये थोड़ा बफर जोन जैसे एक्ट करेगा। बफर जोन वो होता है जिसके अंदर कोई नहीं होता और वो एक नो मैन्स लैंड बन जाता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। इसका बेसिकली जो बेनिफिट है वो यही है कि यहाँ पर वॉरफेयर को अवॉइड करा जा सकता है। एनीवे, इंडिया एंड चाइना ने डिसंगेजिंग जो टॉक्स है उसको चालू किया था, वो एक थोड़ी पीक पर है और स्पेशली डेप्सोंग एंड डेमचौक, इन दोनों लोकेशन पे जो डिसंगेजमेंट है ये फिलहाल ज़्यादा एक्टिव है। तो अब ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सिविल सर्विस के परस्पेक्टिव से ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कैजुअली पूछे जाते हैं, जहाँ पे वो आपको लोकेशन दे देंगे और लोकेशन देने के बाद वो आपसे बोलेंगे कि इन लोकेशन को आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो। तो उसके लिए आपको इन लोकेशंस की मैप पर एग्जैक्ट जो जोग्राफी है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो देप्सांग जो डेमचौक रीजन है वो यहाँ पर लाई करता है। यहाँ पे जो रेड डॉट है दैट इज देप्सांग रीजन, और देप्सांग प्लेन लाइज ओवर है। यहाँ पे है देप्सांग प्लेन, यहाँ पे गलवान वैली भी है, उसके नीचे हॉट स्प्रिंग्स है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नीचे रीजन है। देन चुशूल रीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अब डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि यूपीएससी के अंदर कि आप गलवान वैली, देप्सांग प्लेन, डेमचौक रीजन, चुशूल वैली, ठीक है, इनको और हॉट स्प्रिंग को, इनको आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर है गलवान, फिर डेप्सांग प्लेन यहाँ पे आएगा, फिर हॉट स्प्रिंग है, फिर चुशूल रीजन है और फिर डेमचौक है। तो ऐसे आपको फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, दैट इज वाई ज्योग्राफी समझना इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको रिस्टोर करने की बात यहाँ पे दोनों डिफेंस मिनिस्टर्स दोनों कंट्रीज के कर रहे हैं। सो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव
अचीवमेंट है कुछ हद तक, बट देखा जाए तो एलएसी में ये जो पूरा अक्साई चिन वाला रीजन है, ये 1962 वॉर के बाद से फिलहाल चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वरना तो ये डेफिनेटली लद्दाख का ही पार्ट था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट टेल्स अजीत पवार टू कंप्लाई विद इट्स ऑर्डर ऑन यूजिंग क्लॉक सिंबल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इशू चल रहा है। इसमें जो पॉलिटिकल न्यूज़ है वो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए काम की नहीं है, बट इसके पीछे जो थ्योरी है वो हमें समझनी है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो एनसीपी एक पार्टी है जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी एक्टिव है, डेफिनेटली वो बाकी स्टेट्स में भी इलेक्शंस लड़ती हैं, बट महाराष्ट्र की ही वो पार्टी मानी जाती है। कुछ टाइम पहले एनसीपी के एक बड़े फैक्शन ने या एक बड़े टुकड़े ने अपने आप को एनसीपी से निकाल लिया। तो अब क्या है, एनसीपी की एक इमेज है, एनसीपी का एक इलेक्शन सिंबल भी है, जो पहले एक पार्टी का एक ही सिंबल था। अब क्योंकि ये पार्टी दो पार्टीज में बट चुकी है, तो दोनों फैक्शंस बोल रहे हैं कि ये जो ओरिजिनल सिंबल है ये हमारा है। दूसरा फैक्शन भी यही बोल रहा है कि ये जो ओरिजिनल सिंबल है हम इसको यूज़ करके अगला इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि जो सिंबल है वो काफ़ी उसकी इंपॉर्टेंस होती है और लोग पार्टीज को सिंबल के थ्रू ही ज़्यादा जानते हैं जब वो वोट करने जाते हैं। तो अब ये है कि अजीत पवार और शरद पवार जो डेफिनेटली पहले एनसीपी के ही पार्ट थे, अब वो दो डिफरेंट पार्टीज के पार्ट हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो अभी हमने डिसीजन नहीं लिया है फाइनल, ठीक है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है कि ये जो सिंबल है ये अजीत पवार के फैक्शन को बिलोंग करेगा या शरद पवार के फैक्शन को बिलोंग करेगा। तो अभी आप जो मेन एनसीपी का सिंबल था उसको यूज़ मत करो, बस यही वो उन्होंने बेसिकली बोला है। ठीक है, ये न्यूज़ आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि चल क्या रहा है। अब हमें समझ में लाना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किस अथॉरिटी से सिंबल असाइन कर रहा है, क्या इलेक्शन जो सिंबल है उसका कोई लीगल सोर्स है या नहीं, वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही रिस्पॉन्सिबल है सिंबल्स के अलॉटमेंट में। ये पूरा क्वेश्चन प्रीलिम्स में मल्टीपल स्टेटमेंट्स में आ जाएगा, और यहाँ पे हो सकता है लिखा हो दैट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, बट डेफिनेटली वो स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। देन इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, इसके अंदर इलेक्शन सिंबल्स अलोकेट किए जाते हैं। तो जो ब्रैकेट में ये वर्ड लिखा है ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर, ये याद रखना बहुत ही ईजी है ना। इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 ये आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में इसके पूछे जाने के चांसेस थोड़े बहुत हैं, बट वो स्टेटमेंट में ही लिखा होगा तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन ये पॉसिबल है कि मेंस में भी ना ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए, तब आपको ये अलग से लिखना पड़ेगा। सिंबल्स कैन बी कैटेगराइज ईदर एज रिजर्व्ड, इंडिकेटिंग दैट दे आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। सी, अब मल्टीपल टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। बहुत ही बेसिक मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सपोज मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ठीक है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है पॉलिटिकल पार्टी 1। अब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाऊंगा, मैं उनको बोलूँगा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगा ठीक है, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आप हमारे अंदर अपनी पॉलिटिकल पार्टी 1 को रजिस्टर करा लो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास और मैंने इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के पास मेरी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कर ली। फिर मैंने इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को दूसरी चीज़ बोली कि मुझे एक सिंबल भी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी का एक सिंबल तो होता ही है इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगा अच्छा ठीक है, ये मेरे पास ये सिंबल है, तुम इसको ले लो। लेकिन फिर मैं बोलूंगा ना कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी मर्जी का सिंबल चाहिए, मैं खुद ही इन्वेंट करूंगा या फिर मैं चूज करूंगा कि सिंबल मुझे कौन सा चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगा देखो, तुम हो न्यू पार्टी, तुम नई पार्टी हो, तुम्हें वोटर्स का कितना सपोर्ट है, कितने स्टेट में तुम्हें सीट मिलती है, वोट मिलती है, ये मुझे नहीं पता क्योंकि ये पार्टी नहीं है। या फिर हो सकता है जो ये पॉलिटिकल पार्टी 1 है, जो नई पार्टी है, इसने अगर इलेक्शन लड़ा भी है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो हो सकता है कि इसके पास बहुत ही कम वोट्स आए हों। सो इलेक्शन कमीशन इंडिया बोल रहा है कि तुम्हारी जो पार्टी है बहुत ही छोटी है, बहुत ही इररेलेवेंट है, इसलिए अभी मैं ना तुम्हें ये लिबर्टी नहीं दे सकता कि तुम अपनी चॉइस से सिंबल को पिक कर सको। इसलिए मैं क्या करता हूं, मतलब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि बहुत सारे कॉमन सिंबल्स की लिस्ट उन्होंने दे दी, मतलब बहुत सारे कॉमन सिंबल्स उन्होंने दे दिए। उन्होंने बोला कि तुम ये जो बंच है ना, इसमें से अपना कोई सिंबल अभी चूज कर लो। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मैं अपनी मर्जी से पिक तो कर नहीं सकता, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुझे ऑफर कर रहे हैं, जो ये बहुत सारे कॉमन सिंबल्स हैं, बस इन्हीं से मैं एक पिक करके अपना इलेक्शन लड़ लूंगा। जो कॉमन सिंबल है वो ये है कि सपोज एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें एक कार का सिंबल है,
मतलब मेरी पार्टी ने कार के सिंबल के साथ इलेक्शन लड़ा, लेकिन जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर भी वही सिंबल, कार वाला सिंबल, कोई और इंसान यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार का सिंबल है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी छोटी है और मुझे एक्सक्लूसिव राइट नहीं है इस कार की सिंबल को यूज करने का। मैं सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन में इसको यूज कर सकता हूं। कोई दूसरा इंसान, दूसरी पार्टी का पर्सन, जिसकी पार्टी भी छोटी है और वो भी सिर्फ अभी अभी रजिस्टर हुआ है, तो वो भी इस कार के सिंबल को यूज कर सकता है। हाँ, लेकिन एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में दो लोग एक ही सिंबल यूज नहीं कर सकते, वो तो काफी ऑब्वियस है। बट द थिंग इज कि मल्टीपल जगह एक ही सिंबल को यूज करा जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के द्वारा। लेकिन आपने देखा है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, उनका जो सिंबल है ना वो कोई और पूरे इंडिया में कहीं भी यूज नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो बड़ी मेजर पार्टीज हैं ये सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टीज नहीं है। मतलब वो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन साथ में वो रिकॉग्नाइज्ड भी हैं। वो रिकॉग्नाइज भी है। रिकॉग्नाइज का क्या मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन पार्टीज की जो परफॉर्मेंस है ना इलेक्शन में, कि उनको अच्छे खासे वोट्स मिलते हैं, उनके पार्टी से एमएलएज और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं, तो ऐसी पार्टीज को वो या तो स्टेट या फिर नेशनल पार्टी का एक दर्जा दे देते हैं। उस पर्सपेक्टिव से उनको वो रजिस्टर करने के बाद रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है? जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं उनके पास जो उनको सिंबल मिलता है वो उनका एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव मतलब वो कोई और कहीं पूरे इंडिया में कभी भी यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो ये आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी होती है। तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जिनका आप नाम भी सुनते हो, ये कौन सी है? जिनका खुद का अपना सिंबल है, इनको कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी, क्योंकि रजिस्टर्ड तो होती हैं साथ में रिकॉग्नाइज्ड भी हो चुकी हैं। लेकिन वो जो पार्टी जो बहुत ही छोटी हैं, जिन्होंने शायद इलेक्शन लड़ा नहीं और लड़ा भी है तो उनकी जो पोलिंग परफॉर्मेंस है बहुत ही कमज़ोर रही है, तो रिकग्निशन नहीं मिला है उनको। वो रजिस्टर्ड तो हैं, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं, लेकिन रिकग्निशन नहीं मिला है, तो वो क्या है? वो है अनरिकग्नाइज्ड। तो ये अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं। तो ये दो तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। और इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर के अंदर जो एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव जो है वो सिर्फ रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। ठीक है? तो ये बेसिक थ्योरी जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। इसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। इट इज पॉसिबल कि मेंस में भी इस पूरे टॉपिक पे क्वेश्चन बन जाए। कैंडिडेट्स फ्रॉम अनरिकग्नाइज पार्टीज कैन सेलेक्ट फ्रॉम फ्री नॉन एक्सक्लूसिव सिंबल। मतलब अब जो अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रजिस्टर्ड तो हैं, वो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन रिकग्नाइज नहीं है, तो उनको जो सिंबल मिलेगा वो नॉन एक्सक्लूसिव होगा, वो कॉमन होगा। ठीक है? उसी में से उनको चूज करना पड़ेगा। वो अलग से एक्सक्लूसिव सिर्फ उनका एक सिंबल नहीं हो सकता। उसके लिए उनको अपने आप को रिकग्नाइज कराना पड़ेगा, और रिकग्नाइज कराने के लिए उनको स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो इलेक्शंस है उसमें एक मिनिमम परफॉर्मेंस उनको देनी पड़ेगी। ठीक है? फिर एक सिंबल्स ऑर्डर है 1968 का, वो अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन को देता है ताकि वो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी में बंटवारा हो, स्प्लिट हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड कर पाए कि जो ओरिजिनल पार्टी का जो सिंबल था वो इस फैक्शन को या इस टुकड़े को जाएगा या फिर दूसरे पार्टी के फैक्शन या टुकड़े को जाएगा। ठीक है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये किस ऑर्डर के अंदर डिसाइड करता है कि जो नई दो पार्टीज बनी हैं पुरानी एक पार्टी के टूटने से, तो उन दो नई पार्टीज में से किस पार्टी के पास पुरानी ओरिजिनल पार्टी का इलेक्शन सिंबल जाएगा, वो सिंबल्स ऑर्डर 1968 के थ्रू वो डिटरमाइन करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब ये डिटरमाइन करता है तो आप खुद सोचो कि वो क्या क्या चीज़ें देखता है। वो देखता है कि जो पार्टी मेंबर्स हैं वो ज़्यादा किसके फेवर में हैं, और हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रहा है कि चलो ठीक है, अब क्या है, हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि तुम्हारे फैक्शन से कितने एमएलएज और एमपीज हैं, दूसरे फैक्शन से कितने एमएलएज और एमपीज हैं। आने वाले जो इलेक्शन है, कोई मान लेते हैं इलेक्शन आने वाला है, उसमें परफॉर्म करके दिखाओ तुम मुझे, और तब मैं डिसाइड करूंगा कि किस फैक्शन को मैं पार्टी सिंबल दूं। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस फैक्शन को या किस पार्टी के नए टुकड़े को उन्हें ये सिंबल जो ओरिजिनल पार्टी का था वो प्रोवाइड करना है। ठीक है? और जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन ले लिया वो सब पे बाइंडिंग होता है, मतलब सबको मानना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं लेकिन अनरिकग्नाइज्ड हैं, उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि देखो तुम आपस में ही इसको निपटा लो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में या डिफरेंट हाई कोर्ट में इस बात को जाके फाइट करो। अभी जो मैंने ये कहा ना कि जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन ले लिया वो फाइनल होता है, वो होता ही है। लेकिन कभी कभी जो पार्टीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे लड़ती हैं, तो उनकी रेपुटेशन पे बहुत बड़ा सवाल आता है, तो वो अगर उनको सिंबल नहीं मिलता तो वो भी क्या है, कोर्ट्स में चल जाती है।
तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन जो है पार्टी स्प्लिट होने के बाद पर, ये 3 क्राइटेरिया पे वो डिपेंड करते हैं, और ये जो 3 क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है ये सदीक अली केस के अंदर है। सो ये सारी डिटेल्स ना फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से, दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फिल्म्स में वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, अगर इलेक्शन सिंबल पर एक क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसमें वो 3-4 आपको स्टेटमेंट दे देंगे। उसमें एक लिखा होगा कि सदीक अली केस इससे रिलेटेड है या नहीं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट है। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये डिटेल्स आपको याद रहनी पड़ेगी, और आपको ये पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सा प्रोसीजर या कौन से केसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाइड करते हैं कि इन केसेस में उनको कैसे इलेक्शन सिंबल्स को डिटरमाइन करना है। तो क्या 3 क्राइटेरिया हैं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। हर पार्टी का खुद का ना एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको कह देते हैं पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब उसका ओरिजिनल एम क्या था, वो देखेगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा कि जो ओरिजिनल पार्टी के जो दो टुकड़े हुए हैं, उसमें से कौन सा जो उसका फैक्शन है वो ओरिजिनल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, फिर उसको टेस्ट भी करेगा और फिर मेजोरिटी भी देखेगा। मेजोरिटी हो सकता है कि दोनों फैक्शन में से किसके साथ किसके पास ज़्यादा मेंबर्स हैं, या इस फैक्शन से ज़्यादा एमएलएज इलेक्ट हो रहे हैं, या फिर इस फैक्शन से ज़्यादा एमपीज इलेक्ट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। ठीक है, इन मोस्ट केसेस वन फैक्शन के पास क्लियर मेजोरिटी होती ही है। एक्चुअली क्या है, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो जब भी पार्टीज में स्प्लिट होता है, तो क्योंकि हर पार्टी में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता होता ही है, तो वो जो इंपॉर्टेंट नेता है ना, वो एक पार्टी के एक बहुत बड़े टुकड़े को लेके अपने साथ चले जाता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता ये डिसाइड करना कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्शन है, या कौन सी जो फैक्शन है पार्टी की वो ओरिजिनल से लिंक्ड है। बस यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ये यूजुअली ऐसा होता है, बट डेफिनेटली अगर ऐसा नहीं है तो ये जो चीज़ें हैं ये कोर्ट केसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। व्हेन इट कांट अराइव एट अ कंक्लूसिव रिजल्ट, अगर क्या है, अगर इलेक्शन कमीशन को कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं मिला, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना टाइम लेता है, और उस टाइम तक जब तक वो डिसाइड नहीं करेगा, तब तक ये जो 2 फैक्शंस है ये क्या करेंगे, इनका जो ओरिजिनल सिंबल था ना वो फ्रीज हो जाता है। तो मतलब जो ओरिजिनल सिंबल था, जो पेरेंट पार्टी थी, वो दोनों ही फैक्शन यूज नहीं कर पाएंगे। उनको कोई रैंडम सिंबल दे दिया जाएगा, उस पर वो इलेक्शन लड़ेंगे, और फिर हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनकी जो फ्यूचर इलेक्शन की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे शायद डिसाइड करेगा कि जो ओरिजिनल सिंबल है वो किस पार्टी के पास जाएगा। और ये सिंबल की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि हिस्टोरिकली से इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो जो इंडिया में लिटरेसी थी वो बहुत कम थी, एंड इसके कारण ज़्यादातर लोग पढ़ नहीं पाते थे पार्टी का नेम जब वो वोट करने जाते थे। तो जो सिंबल है ये एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन था, क्योंकि वो सिंबल को तो देख के समझ पाएंगे, लेकिन जो नाम लिखा है उसको नहीं पढ़ पाते थे कि भाई कौन सा कैंडिडेट खड़ा है। तो नाम नहीं पढ़ पाते लेकिन सिंबल को देख सकते हैं। तो सिंबल जो है लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, और इसलिए हिस्टोरिकली इंडिया में भी सिंबल की इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी ज़्यादा है, और आज भी है। और आज जो इंडिया में लिटरेसी है डेफिनेटली वो काफ़ी बढ़ चुकी है, 70% को भी क्रॉस कर चुकी है, बट स्टिल जो लोग हैं वो सिंबल को देख कर ही वोट कर देते हैं। बहुत बार हो सकता है उनको कैंडिडेट का शायद नाम पता भी ना हो, और इसमें ये है ना, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इंटरव्यू में भी आपसे पूछी जा सकती है। आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सिंबल, अब जब हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट 75% से भी ऊपर जा चुकी है, इवन जो लास्ट सेंसस था 2011 का वो 69% बताता है, बट डेफिनेटली अब उसको सेंसस को 2024 में 13-14 साल हो चुके हैं, तो बढ़ चुकी है, वो 75% क्रॉस कर चुकी है। बट द थिंग इज कि जब इतने लोग लिटरेट हैं फिर भी जो सिंबल है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि लोग सिंबल पे क्लिक करते हैं, जो कैंडिडेट है ना उसका नेम अभी भी नहीं पढ़ रहे, इवन दो वो पढ़ सकते हैं, वो लिटरेट हैं, लेकिन वो उनको कैंडिडेट का नेम पता नहीं होता। अब एक और क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ऐसा क्यों है? ऐसा मेनली इसलिए है क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इन जनरल, वो जो ग्राउंड या जो ग्रास रूट्स पे जो लोग उनको वोट करते हैं उनके साथ वो लिंक नहीं रहते। एक बार अगर इलेक्शन हो गया तो बाद में वो जो पॉलिटिकल लीडर है वो 5 साल बाद ही घूम के उनसे मिलने आता है, बीच में आता ही नहीं है। तो लोगों को पता ही नहीं है कैंडिडेट कौन सा है, तो इसलिए वो सिंबल पर ही वोट करते हैं, एंड इसलिए सिंबल्स मैटर करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब ये न्यूज़ है स्टबल बर्निंग को लेकर। एक बार मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ, उसके बाद बहुत ही ईजी हो जाएगा न्यूज़ को समझना। होता यह है कि इंडिया में ये जो पूरा रीजन है, ये वाला, ये पंजाब है, ठीक है, इसके नीचे ये हरियाणा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और ये पूरी हिमालयन बेल्ट है, ऊपर की साइड हिमालयन बेल्ट है, और ये जो रीजन है ना, ये है दिल्ली। होता यह है कि विंटर के टाइम में बहुत ही ज़्यादा वेज
या जो हवाएं हैं वो इस डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, दिल्ली क्योंकि एक ऐसा अर्बन एरिया है जहाँ पे जो हवाएं हैं ना वो यहाँ पे अंदर आके रुक जाती है थोड़ी, और ये काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कंक्रीट बिल्डिंग्स हैं। उसके कारण क्या होता है, जो हवाओं का फ्लो है वो टूट जाता है, और जो इस कंक्रीट के अराउंड जो हवाएं हैं वो रिलेटिवली वार्म रहती हैं, गर्म रहती हैं, और आसपास की हवाएं कंपैरिजन में थोड़ी सी कोल्ड रहती हैं, क्योंकि जो कंक्रीट है ना वो हवाओं को, जो बिल्डिंग्स के अंदर मटेरियल है वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो दिल्ली के अंदर की जो गर्मी है आइलैंड, इस पूरे सिटी के अंदर, वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी आसपास के एरिया से। तो मतलब ये जो एयर मास है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण जो एयर की स्पीड है वो अलग हो जाती है। बहुत सारे इसमें रीजंस हैं। एनीवे, तो क्या होता है कि जो हवाएं हैं ये इस डायरेक्शन में चल रही हैं, और यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा स्टबल बर्निंग होती है। स्टबल बर्निंग मतलब जब समर या मॉनसून के महीने में फसल को उगाया जाता है, ठीक है, फसल को उगाया, उसके बाद क्या किया, फसल को काट दिया, फसल को काट दिया। जो फसल का ऊपर वाला पोर्शन है फार्मर्स उसको ले जाके बेच देते हैं, लेकिन जब ज़मीन के ऊपर इतनी बड़ी ऊंची फसल थी, ठीक है, इसके ऊपर वाले पोर्शन को तो वो उन्होंने काट दिया, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है, सपोज ये ऊपर वाला पोर्शन काट दिया, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो अभी भी है, तो इसको कैसे हटाएं, ठीक है, इसको कैसे हटाएंगे, तो इसको अलग से काटना पड़ता है, इसको भी अलग से काटना पड़ता है, और ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, मतलब ये फार्मर्स अच्छे प्राइस पे बेच नहीं पाते, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। अब काटने के लिए उनके पास आएगी लेबर कॉस्ट, क्योंकि उनको लोगों को पैसा देना पड़ेगा काटने के लिए, ठीक है। पहली बात तो लेबर कॉस्ट लगेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो लेबर कॉस्ट नहीं अफोर्ड कर पाते तो क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, इस पर आग लगा दो। आग लगाने से क्या होगा, ये जो पूरा है जल जाएगा, और कुछ टाइम बाद जो फील्ड है एकदम फ्लैट हो जाएगी, और उसमें वो अगले साल की या अगले सीजन की फसल बो कर पाएंगे या उसमें सो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक साइकिल जो है वो चल चुकी है, और हर बार यही होता है कि सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये जो पूरा एक टाइम पीरियड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टबल बर्निंग होती है। और क्योंकि हवाएं चल ही इस डायरेक्शन में रही है, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के ऊपर जो स्टबल बर्निंग है वो पूरा का पूरा जो कार्बन सूट ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उड़ के दिल्ली पर आ जाती हैं और दिल्ली को कवर कर लेती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है और ख़राब हो जाती है। तो ये फिनोमेना आपको पता होना चाहिए। इसी को कहते हैं स्टबल बर्निंग, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी कमिटीज़ भी पास्ट में बनाई हैं, बहुत बार बोला भी है इन सारे स्टेट्स को, राजस्थान को भी, कि आप सब मिलके एफर्ट्स करो कि स्टबल बर्निंग को रोका जाए। ये अब देखा गया है, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इन्होंने ये नोटिस करा है कि जो फार्म फायर्स हैं जो कि स्टबल बर्निंग के कारण होती है वो 50% तक कम हो चुकी हैं। तो ये गुड थिंग है। ये डेटा आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे, लेकिन मेंस में अगर क्लाइमेट चेंज पर, नॉर्थ इंडिया में पुअर क्वालिटी ऑफ पोल्यूशन पे, या फिर डायरेक्टली स्टबल बर्निंग पे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तब ये डेटा आपको लिखना पड़ेगा कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और हरियाणा में भी 2/3 डिक्लाइन देखा गया, 2/3 हो गया, अराउंड 66%। तो ये बहुत ही पॉजिटिव अचीवमेंट है जो हमें ध्यान रखनी है। हाउएवर उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न यूपी का रीजन है वहाँ पे ये थोड़ा सा राइज हुआ है स्टबल बर्निंग के इंस्टेंसेस, तो डेफिनेटली यहाँ पे उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। बट एटलीस्ट जो इंडिया का फार्मिंग बेल्ट माना जाता है पंजाब और हरियाणा, वहाँ पे तो एटलीस्ट कुछ हद तक स्टबल बर्निंग पे कंट्रोल देखने को मिला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन की जो कंडीशन है वो सुधर गई है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि इवन दो हमने स्टबल बर्निंग को रोक लिया, मान लेते हैं स्टबल बर्निंग को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया, तो जो हवाओं के कारण जो ब्लैक कार्बन सूट है, ठीक है, कार्बन सूट हो गया, या जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर है जो दिल्ली के ऊपर आके जम जाता था, अगर उसको भी हमने ख़त्म कर लिया उस स्टबल बर्निंग को, तो क्या दिल्ली की एयर पोल्यूशन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी? नो, ये कोई गारंटी थोड़ी है, क्योंकि दिल्ली की एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो मल्टी डिमेंशनल है, वो सिर्फ एक कारण से नहीं हो रही। हाँ, स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन उसके अलावा जो पोल्यूशन दिल्ली के अंदर हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसका मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब है, चाहे वो सॉलिड हो या फिर वो लिक्विड वेस्ट, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है।
देन जो व्हीकुलर पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो अनचेक्ड और अनसस्टेनेबल तरीके से हो रहा है, और जो उसकी डस्ट है ना, वो भी उड़ के पूरे दिल्ली में फैल रही है। बहुत सारे ऐसे और भी अदर फैक्टर्स हैं जिसके कारण दिल्ली की एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो जस्ट बिकॉज हम स्टबल बर्निंग को थोड़ा सा कम कर पाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली की एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सुधर जाएगी। उसके लिए मल्टी डिमेंशनल अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने नीति आयोग को बोला है कि उन्हें ग्रीन बोनस दिया जाए। तो अब इससे क्या है, ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट, मतलब न्यूज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस कॉन्सेप्ट को आप मेंस में अपने आंसर्स के अंदर, जो ऐसे आता है उसके अंदर, इसको कोट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ग्रीन बोनस, उन्होंने ये वर्ड यूज़ करा है। उन्होंने क्या बोला है कि हिमाचल प्रदेश और जितने बाकी जो हिल स्टेट्स हैं, हिल स्टेट्स कौन से हो गए, जो कि हिमालयन बेल्ट पर है। ये जो पूरी हिमालयन बेल्ट है इंडिया के नॉर्थ में, यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेट्स हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यहाँ पे सिक्किम हो गया। उसके अलावा जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो इन सारे स्टेट्स को क्या बोलती है पता है? वो इन सारे स्टेट्स को बोलती है कि आप अपने जो फॉरेस्ट हैं उनको कट मत करो, आप अपने जो बायोडाइवर्सिटी है उनको प्रोटेक्ट करके रखो, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे पानी हो गया, लैंड हो गया, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी फ्रेश वाटर रिवर्स भी जाती हैं, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सेफ गार्ड करके रखो, ज़्यादा ओवर यूज़ मत करो। लेकिन हमें पता है कि इंडिया के बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है। बाकी स्टेट्स में क्या है, जैसे जो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये जो बेल्ट है, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव माइनिंग हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है। जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कुछ रीजन है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है, वहाँ पे फ्रेश वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के बाकी जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हिल स्टेट्स को, हम हिल स्टेट्स को बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने जो फॉरेस्ट हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको कंजर्व करो। अब ये हमने उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल डाल दी। उससे हो क्या रहा है, उनको हो रहा है इकोनॉमिक लॉस, जो बाकी स्टेट्स को नहीं हो रहा। क्योंकि अगर वो इन रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करने लग जाएं हिल स्टेट्स, तो वहाँ पे जो लोकल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी, टूरिज्म बढ़ेगा, एंड इकोनॉमी भी अच्छे से रेजुविनेट हो जाएगी। बट क्योंकि पूरा इंडिया इन हिल स्टेट्स को बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी इन हिल स्टेट्स को बोल रही है, और ये जो हिल स्टेट्स हैं ये खुद की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हम बाकी इंडियन स्टेट्स के जैसे उनको ओवर यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हिमालयन जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है बाकी बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। तो ये जो इकोसिस्टम है थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन भी थोड़ी हाई लेवल की होती है। लेकिन इसका इकोनॉमिक नुकसान ये हिल स्टेट्स को उठाना पड़ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि आप सेंटर को, वो बोल सजेस्ट कर रहे हैं, नीति आयोग को उन्होंने बोला है, क्योंकि नीति आयोग एक सेंटर की एग्जीक्यूटिव बॉडी है। उन्होंने ये बोला है कि हमें आप एक ग्रीन बोनस दो, मतलब जो इकोनॉमिक फ़ायदा हम नहीं उठा पा रहे, जिसके कारण हमें इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, उसके लिए हमें कॉम्पनसेट करो। ठीक है, और कॉम्पनसेट तो छोड़ो, आप इसको ऐसे देखो कि आप हमें रिवॉर्ड दे रहे हो, मतलब क्योंकि हम अच्छे से हमारे बायोडाइवर्सिटी को, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप हमें उसके लिए रिवॉर्ड करो पैसों के थ्रू। और जो हमें इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, जो हम हमारे इकोनॉमिक पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, उसके लिए हमें कॉम्पनसेट भी करो। बस यही आपको पता होना चाहिए ग्रीन बोनस के बारे में, ये दोनों वर्ड्स। और इससे बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से अपने आंसर्स में एडिशन करोगे तो आंसर्स का सब्सटेंशिएशन भी होता है। तो इसके अल्टीमेट फ़ायदे क्या हैं? एनवायरमेंटल कॉन्वर्जेशन होता है, कॉम्पनसेशन भी मिल जाता है लिमिटेड डेवलपमेंट के लिए, मतलब जो स्टेट्स हैं हिल स्टेट्स, उनके अंदर बहुत ही छोटा छोटा और बहुत ही कम डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि कोई सड़क भी बनानी है तो बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड ट्रीज़ को काटना पड़ेगा, तो इसलिए सड़क ही नहीं बन रही वहाँ पर, क्योंकि ट्रीज़ को नहीं काट सकते। तो लिमिटेड डेवलपमेंट हो रहा है ना, लेकिन सड़क अगर नहीं बन रही तो बहुत ज़्यादा उनको जो सड़क बनाने से जो फ़ायदा होता है वो नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन करना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन भी है, क्योंकि अगर ये जो स्टेट्स हैं, हिल स्टेट्स जो हैं, ये अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखेंगे, तो जो फॉरेस्ट वहाँ पे है वो वहाँ पे बने रहेंगे और कटेंगे नहीं, तो वो
एनवायरनमेंट में जो कार्बन है उनके सिंक जैसे एक्ट करेंगे। ऐसा क्यों है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो पेड़ है वो CO2 ब्रीथ कर रहे हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं और फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो जब CO2 का वो इनटेक कर रहे हैं और कार्बन CO2 के अंदर है ही, तो ये जो कार्बन है कहाँ जा रही है? जब पेड़ फोटोसिंथेसिस के थ्रू इनटेक कर रहे हैं CO2 का, वो जो कार्बन है पेड़ के अंदर स्टोर हो जाती है। तो मतलब क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी होगा, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया हिमालयन इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर हम उसको ढंग से प्रोटेक्ट करेंगे तो जो लैंडस्लाइड्स, फ्लडिंग, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फिनोमेना, ऐसे जो फिनोमेना होते हैं उसको भी प्रिवेंट करा जा सकता है कुछ हद तक। और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो अपने एरिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करा जा सकता है एटलीस्ट मॉनिटरीली। और वही है ग्रीन बोनस। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, आधार इज नॉट अ वैलिड पेपर टू डिटरमाइन एज, है ना। ऐसे कुछ जो सुप्रीम कोर्ट है स्टेटमेंट्स देते रहते हैं और इन पे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बन जाता है, कोई रैंडम ऑफ चांस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो UIDAI है, UIDAI कौन सी बॉडी है? ये एक ऐसी बॉडी है जो कि आधार का पूरा जो बैकएंड है ना उसको देखती है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो UIDAI है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आधार कार्ड है उसको यूज़ करा जा सकता है एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, क्या ये इंसान का नाम ये है, क्या ये इस जगह से बिलोंग करता है, इस चीज़ के लिए ये जो आइडेंटिफिकेशन है इसके लिए आधार का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आधार कार्ड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। हाँ, आधार कार्ड को कभी कभी डेट ऑफ बर्थ के जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में भी आप सबमिट करते होगे एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई मना करना चाहे कि भाई मैं आधार नहीं मानता, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग लीगल होगा, मतलब वो मना कर सकता है। और दैट इज अ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपने जो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th क्लास की मार्कशीट्स वगैरह जो हैं वो आपको आपको भी अपलोड करनी पड़ती है कभी कभी, तो उनको माना जाएगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, या फिर जो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया वो। लेकिन आधार कार्ड पर जो डेट लिखी है वो, इवन दो आपकी बर्थ डेट हो सकती है, वो एज अ प्रूफ आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? साइक्लोन दना बे ऑफ बंगाल में आ चुका है एंड वो उड़ीसा और आसपास वाले रीजन में लैंडफॉल करने वाला है। लैंडफॉल का मतलब यही है कि जो जब साइक्लोन एक्चुअली इम्पैक्ट करता है कोस्टल एरियाज में। तो ये जो पूरा रीजन है ये बे ऑफ बंगाल का रीजन है, अ, और जो साइक्लोन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और ये जो पूरा रीजन है ये बे ऑफ बंगाल का रीजन है और यहाँ पे है उड़ीसा। अब समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि इसरो ने अपनी 2 सैटेलाइट्स के थ्रू, एक तो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 और दूसरी है इनसैट 3DR, इन दोनों से ट्रैक करा है साइक्लोन दाना का ये पाथ। तो साइक्लोन दाना अभी आ रहा है और उसी की बात हम कर रहे हैं। तो जो साइक्लोन दाना है ये ओडिशा और वेस्ट बंगाल में अप्रोच कर रहा है और वहीं पे वो लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल का मतलब है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका वहीं वहीं पर होगा। तो अब ये न्यूज़ है, अब इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो चीज़ें नहीं है, लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है, कि क्योंकि इसरो ने खुद ने बोला है कि उसकी जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है और उसकी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो इस वेदर डेटा को, ये जो वेदर डेटा है इसको यूज़ करके ट्रैक कर रही है इस साइक्लोन को। तो ये क्या हो गया? स्पेस की एप्लीकेशन हो गई नॉर्मल डिजास्टर रेजिलियंस को इंप्रूव करने में। तो अब ये जो 2 डिफरेंट टाइप्स की सैटेलाइट्स हैं इनको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है और डायरेक्टली मेंस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड कि पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में डिफरेंट क्या है। एक्चुअली ये डेफिनेटली सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक दो डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट को देखो, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का नॉर्दर्न पोल है और ये अर्थ का साउथ पोल है। तो आप देखो जो पोलर ऑर्बिट है, मतलब वो सैटेलाइट जो कि अर्थ के ना ऐसे एक्सिस पे, ऐसे ऑर्बिट के अराउंड वो घूम रही है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल के अराउंड है, वो जो सैटेलाइट है उसको हम पोलर सैटेलाइट कह देते हैं, क्योंकि वो पोलर ऑर्बिट में घूम रही है। वैसे ही जो अर्थ का इक्वेटर है, इक्वेटर कहाँ होता है? जो ईस्ट और वेस्ट, जो पूरा प्लेन है, ये जो ईस्ट और वेस्ट का प्लेन है, इसके अराउंड जो ऑर्बिट है इसको कहते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट।
क्योंकि अर्थ का इक्वेटर भी यहीं पे लाई करता है, ठीक है। तो ये जो अर्थ है ये है इसका पोल को, दोनों पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन, और ये है इक्वेटर के थ्रू जाने वाली लाइन। तो जो सैटेलाइट दोनों पोल्स को कनेक्ट करने वाली लाइन के अराउंड घूमती है अर्थ के, वो होती है पोलर सैटेलाइट, ठीक है। और वो सैटेलाइट जो कि इक्वेटर के प्लेन के अराउंड घूमती है, वो ऐसे घूम रही है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो इक्वेटोरियल ऑर्बिट में सैटेलाइट होती है। और जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट में सैटेलाइट फिलहाल यूजुअली जो यूज़ करते हैं उसी को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोल देते हैं। तो एक तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब आप ये भी डायग्राम देखो, ये देखो जो पोलर ऑर्बिट है ना, पोलर ऑर्बिट देखो, जो अर्थ का जो सरफेस है ना उससे ज़्यादा दूर नहीं है। वेल टेक्निकली देखा जाए तो बहुत दूर है, बट कंपैरेटिवली इतना दूर नहीं है। लेकिन ये देखो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितना दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये 2-3 डिफरेंसेस होते हैं पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के अंदर और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर। तो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट क्या है, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑर्बिट कर रही है अर्थ को। ये बहुत ही ईजी हो गया अब आपके लिए समझना डायग्राम देखने के बाद, ठीक है। एंड दोनों पोल्स के ऊपर है और पूरा जो अर्थ का सरफेस है ना वो कवर कर लेती है, एंटायर अर्थ कवर कर लेती है। ऐसा क्यों है, ये भी बहुत ही सिंपल है समझना, क्योंकि जो अर्थ है, ये अर्थ है, ये ना इस डायरेक्शन में घूम रही है, अर्थ इस डायरेक्शन में घूम रही है, और जो सैटेलाइट है ना वो ऐसे घूम रही है। मतलब आप मान लो सैटेलाइट जो है वो एक ऐसी रिंग में घूम रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में सैटेलाइट घूम रही है, और जो अर्थ है वो इस डायरेक्शन में घूम रही है। तो जो सैटेलाइट है ना उसने एक चक्कर ऐसे मारा, तो अर्थ का ये वाला पोर्शन उसने देख लिया, लेकिन एक चक्कर मारने के बाद जो अर्थ है वो तो इस डायरेक्शन में घूम गई। मतलब ये जो अर्थ का पोर्शन था ये सैटेलाइट ने देख लिया और इसका डेटा रिकॉर्ड कर लिया। अब कुछ टाइम बाद ये जो रेड वाला रीजन है ना ये यहाँ पे आ जाएगा, और अब ये जो ब्लू वाला रीजन है ये सैटेलाइट के पाथ के नीचे आएगा। तो ऐसे करते करते मल्टीपल स्टेप्स में जो सैटेलाइट है पूरी अर्थ को पढ़ लेती है, एंटायर अर्थ उसके अंडर होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ऑपरेट्स एट द लोअर एल्टीट्यूड, जो हमने देखा थोड़ी सी कम हाइट पे होती है ये, 600 से 1000 किलोमीटर्स। अब 600 से 1000 किलोमीटर्स कोई कम डिस्टेंस नहीं है, बट स्पेस क्योंकि इतना बड़ा है उसके परस्पेक्टिव में छोटा डिस्टेंस है, और ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए ज़्यादा काम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि इक्वेटर के अलाउंड घूमती है, ऑब्वियसली ये हमें पता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अर्थ के सेम स्पीड के साथ रोटेट कर रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो क्योंकि ये बहुत दूर भी है, इसका भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व है। क्या है, जो अर्थ है, सपोज अर्थ पे ये एक जगह है, ये यहाँ पे पॉइंट करते हैं, ये अर्थ पे एक जगह है, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, वो अगर देख रहा है तो वो इस डायरेक्शन में देख रहा है। 1 घंटे बाद, क्योंकि अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर ही रही है, 1 घंटे बाद ये जो आदमी है ना ये यहाँ पे होगा। मतलब वो तो अपनी जगह खड़ा है, अर्थ रोटेट कर रही है इसलिए वो यहाँ पे आ गया। तो अब जब वो ऊपर दिखेगा तो वो इस डायरेक्शन में देख रहा होगा। मान लेते कोई एक ऐसी सैटेलाइट है जो यहाँ पे थी और 1 घंटे बाद वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसका क्या मतलब है, वो आदमी जब भी अपना सर उठा के देखेगा, अगर 12 घंटे बाद वो जो आदमी है घूम के पीछे आ जाएगा तो वो इधर देख रहा होगा, तो ये जो सैटेलाइट है ना ये तब तक यहाँ पर पहुँच चुकी होगी, ठीक है। तो जो सैटेलाइट है वो उस तेज़ी से या उस स्पीड से मूव कर रही है जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है। तो सैटेलाइट क्या कर रही है, हमेशा एक पॉइंट के ही ऊपर रहेगी। ये पॉइंट चाहे पीछे पहुंच जाए, उसी टाइम में ये जो सैटेलाइट है घूम के वो पीछे पहुंच जाएगी। दैट मीन्स ये जो सैटेलाइट है सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर अर्थ के वो फोकस्ड है, एंड दैट इज़ वाई जो उसका मूवमेंट है वो सेम एज द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन है, एंड दैट इज़ वाई उसका जो फोकस है वो एक ही जगह फिक्स्ड रहता है स्पेसिफिक लोकेशन पे। तो ये बहुत ही फायदेमंद होती है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि सपोज मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक सैटेलाइट फिक्स कर दी, या सपोज मैं यहाँ पे रहता हूँ और मेरा फ्रेंड यहाँ रहता है, मुझे उससे बात करनी है, ठीक है। या चलो मेरा फ्रेंड यहाँ रहता है, मुझे उससे बात करनी है। अब मुझे बात करनी है तो मान लेते हैं दोनों के बीच में कोई लाइन तो है नहीं, तो मैंने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं एक सैटेलाइट भेजूँ। सैटेलाइट पे मैं ना एक डेटा सिग्नल भेजूँगा और सैटेलाइट में रिफ्लेक्टर्स हैं, उससे टकरा के जो मेरा जो दोस्त है उस तक ये चीज़ पहुँच जाएगी, ठीक है, सिंपल। लेकिन ये जो सैटेलाइट है ये जहाँ पे लोकेटेड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, कि क्योंकि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सारी चीज़ें ना सैटेलाइट की पोजीशन पे डिपेंड करती है। सपोज मैंने इसको सिग्नल भेजा और ये सिग्नल यहाँ तक पहुँच गया, 2 घंटे बाद ये जो सैटेलाइट है ना
ये यहाँ पे है। तो अब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बदल जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरे पर्सपेक्टिव से जो सैटेलाइट का जो एंगल है वो हमेशा सेम रहे। तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसका एंगल हमेशा सेम रहेगा और वो हमेशा मेरे सामने रहेगी, वो कभी बदलेगा नहीं, चाहे वो सैटेलाइट घूमती रहे या फिर अर्थ घूमती रहे। तो ये कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे इसरो ने जो उसकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है उसको भी यूज़ करा है ट्रैकिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रीलिम्स में लिखी जा देगी, यहाँ पे प्रीलिम्स में लिखा होगा। सी, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं इसका मेन यूज़ कम्युनिकेशन के लिए भी है, लेकिन कुछ केसेस में इसका यूज़ जो डेटा कलेक्शन में भी यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। इन विमेन झारखंड, अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर जॉसलिंग फॉर विमेन वोट। सी, हो क्या रहा है झारखंड में अभी कुछ सीट्स के लिए इलेक्शन, बाईपोल इलेक्शंस करे जाएंगे। ठीक है, अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हो क्या रहा है वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो विमेन को टारगेट कर रही हैं। टारगेट इन द सेंस वो चाहती हैं कि विमेन वोटर्स उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करें। इसके लिए अभी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है झारखंड के अंदर, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। सी, ये जो चीज़ें हैं ये आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाएगी, बट मेंस में, चाहे वो GS1 का सोसाइटी का टॉपिक हो, GS2 या GS3 में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का टॉपिक हो सकता है, या फिर ऐसे का जो टॉपिक है वहाँ पे आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे वो आपका जो डेटा है उसको सब्सटैंशिएट ही करेगा। तो ये क्या स्कीम है, इसमें हर महीने वो प्रॉमिस कर रहे हैं, पहले 1,000 रुपये देते थे, अब उन्होंने बोल दिया है कि 2500 पर मंथ विमेन को दिया जाएगा, जो कि BPL या बिलो पॉवर्टी लाइन फॉल करती है। तो जो विमेन पुअर हैं उनको इस स्कीम के अंदर 2500 पर मंथ दिया जाएगा कैश। तो ये जो एक ऐसी स्कीम है ना जहाँ पे विमेन को हर महीने कुछ ना कुछ इनकम मिल रही है, ये ना एक छोटा सा एक कंपोनेंट है एक बहुत ही बड़ी फिनोमेना का, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का क्या मतलब है कि आप जो वल्नरेबल सेक्शन है या मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको अपना नॉर्मली इनकम देते रहो। वो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो अपने आप डिसाइड करेगा कि उसको इनकम से क्या करना है। उसको हेल्थ प्रोडक्ट खरीदने हैं, उसको एजुकेशन लेनी है, उसको फूड प्रोडक्ट खरीदने हैं, उसको फार्मिंग का कोई इक्विपमेंट खरीदना है, वो खुद डिसाइड कर लेगा। अभी क्या सिस्टम यूजुअली है कि गवर्नमेंट देती है सब्सिडीज, है ना, गवर्नमेंट देती है सब्सिडीज। सब्सिडी में क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपको खाना खरीदना है ना तो मैं आपको खाना खरीदने में 10 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगी। अगर आपको लेट से एजुकेशन चाहिए तो मैं उसको आप में एजुकेशन में अगर आप जाओगे तो जिस भी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो उसमें मैं आपको 50% ऑफ दे दूंगी। ये मैं बहुत ही रैंडम नंबर यूज़ कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये हो जाती है सब्सिडी। ये एक कुछ रिसर्चर्स ऐसे बोलते हैं कि आप उनको सब्सिडी देने की जगह पैसा ही दे दो, वो अपने आप देख लेंगे कि उनको कहाँ पे चाहिए या उनको कहाँ पे इस पैसे को किस सर्विस को लेने के लिए यूज़ करना है। तो ये जो मॉडल है, अब देखो, ये पूरी तरह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं है। यूनिवर्सल मतलब हर किसी के लिए एक बेसिक इनकम, हर किसी को थोड़ी मिल रही है, ये तो विमेन को मिल रही है, वो भी जो BPL कैटेगरी में है और वो भी जो झारखंड में है। तो ये बहुत ही छोटी बेसिक इनकम हो गई, मतलब क्वाजी यूनिवर्सल बेसिक इनकम आप इसको कह सकते हो, या बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक छोटा सा टाइप है ये आप मान सकते हो। और BJP ने प्रॉमिस करा है गोगो दीदी योजना, उसमें वो 2100 देगी। तो आपको बस, क्योंकि ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये लॉन्च हो चुकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2500 पर मंथ वो दे रही है। और ये आपको याद रखना भी क्यों है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ये एक आर्टिकल आया था, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल आर्टिकल है तो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें से जो UPSC के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ध्यान रखेंगे। अभी क्या हुआ है कि जो NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ये जो कमीशन है इसको बनाया गया है। ठीक है, अब चाइल्ड राइट्स में सारी चीज़ें आ जाती है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, शेल्टर हो गया, मतलब रहने की जगह, ये सारी चीज़ें चाइल्ड राइट्स का पार्ट है। तो आप समझ सकते हो NCPR का जो स्कोप है, NCPCR का, वो काफ़ी बड़ा है इस पर्टिकुलर बॉडी का। और ये जो बॉडी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक लॉ को पास करा गया था तब ये बनी है। जो नीति आयोग है फॉर एग्जाम्पल, वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको किसी एक्ट
या किसी लॉ को पास करके नहीं बनाया गया। वो तो जो गवर्नमेंट है ना, उसने बोल दिया कि आज से एक बॉडी हम बना रहे हैं, तो इसलिए उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉडी को बनाने के लिए पार्लियामेंट में से कोई एक्ट या लॉ पास हुआ है, तभी उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, जो कि एनसीपीसीआर है और नीति आयोग नहीं है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए कौन सा एक्ट पास करा गया था? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, ये 2005 में एक्ट पास करा गया था। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रीलिम्स से भी डायरेक्टली डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मेंस में भी अगर एनसीपीसीआर से रिलेटेड या चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये डिटेल्स आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। और ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है। ये याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है डेफिनेटली। ये क्या करती है? इंक्वायर्स इनटू कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू चाइल्ड राइट्स। अब ये चाइल्ड राइट बहुत ही डिफरेंट टाइप की होती है, ठीक है, और जो उसका सबसे बड़ा स्कोप है वो किस पर्सपेक्टिव से? एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। ये 2009 में राइट टू एजुकेशन आया था, जिसमें ये बोला गया कि हर किसी की ये राइट है कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। एंड इसी पर्सपेक्टिव में इसको कौन देखता है कि ये एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्या बच्चों को मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनसीपीसीआर को दे दी गई है कि भाई आप मॉनिटर करो और आप देखते रहो कि ये जो एक्ट है ना, राइट टू एजुकेशन, ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। एट द सेम टाइम जो पॉक्सो एक्ट है, जो कि चिल्ड्रन की डिग्निटी फ्रॉम डिफरेंट ऑफेंसेस को से चिल्ड्रन की डिग्निटी को इंश्योर करता है, सिक्योर करता है, उसकी उस पर्टिकुलर एक्ट की मॉनिटरिंग का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनसीपीसीआर को मिला है। एनीवे, तो इसी दौरान एनसीपीसीआर ने एक सर्वे कंडक्ट करा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और उसके बाद एनसीपीसीआर ने वो जो सर्वे करा, उसके बाद उन्होंने रेकमेंड करा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास जो सेंटर से फंडिंग जाती है उसको रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो रिकमेंडेशन है एनसीपीसीआर का, इसको अभी रोकते हैं और इस पर थोड़ा और डिस्कशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अभी 2-3 चीज़ें और देखेंगे इसके बारे में। तो ये जो सर्वे था इसका नाम बेसिकली नेशन वाइड असेसमेंट ऑफ माइनॉरिटी स्कूल्स है। तो ये अलग से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशन वाइड असेसमेंट ऑफ माइनॉरिटी स्कूल्स ये किसने करा है? अब क्या है ऑप्शन में वो दे देंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़, क्योंकि डेफिनेटली ये मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये भी मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, और आपको लग सकता है कि हाँ हो सकता है इस मिनिस्ट्री ने कराया हो, लेकिन एक्चुअली ये एनसीपीसीआर ने कंडक्ट करा है। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स में आइडेंटिफाई करने के लिए। अब समझते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है क्या। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आर्टिकल 30 के अंदर बनाई जाती है। अब वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अगर बना रहे हैं तो वो माइनॉरिटीज़ है कौन? तो जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट है, जो कि 1992 में आया था। ठीक है, ये जो एक्ट है ना, इसके अंदर एक नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ भी बना था, एनसीएम। जैसे अभी हम बात करें ना नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वैसे ही इस एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बना था। वो बोलता है कि मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड ज़ोरास्ट्रियंस, ये जो 6 रिलीजन्स हैं, इनको रिलीजियस माइनॉरिटी का उन्होंने एक स्टेटस दिया है। पहले तो ये 5 ही थे, जैन्स को 2014 में ऐड किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जितने भी 6 फेथ के जो टोटल 6 फेथ के लोग हैं, ये अपने खुद के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 15(5) ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो स्टेट है वो प्रोवाइड करेगा, या तो जो एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल है या जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मेंबर्स हैं, उनको एजुकेशन के लिए स्पेशल प्रोविजन उनके लिए बनाए जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोविजंस है ना, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए जो स्पेशल ऑटोनॉमी ऑलरेडी उनको मिल चुकी है आर्टिकल 30 के अंदर। एंड जो आरटीई अभी हमने 2009 का एक्ट पढ़ा था, जिसमें ये लिखा है, जो मैंने आपको बताया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो पुअर स्टेटा के लोग हैं, बीपीएल लोग हैं, उनके लिए भी कुछ सीट्स होनी चाहिए अगर उनको वैसे कोई एडमिशन नहीं मिल रहा तो उसके पर्सपेक्टिव से आरटीई में बोला गया है कि 50% जो सीट्स हैं वो डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए रिजर्व्ड होगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। लेकिन ये जो क्लॉज है ना, ये भी माइनॉरिटी स्कूल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को 3 तरह से ऑटोनॉमी मिली हुई है। आर्टिकल 30 उनको ऑटोनॉमी देता है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस बना पाए। आर्टिकल 15(5) के अंदर लिखा है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिफरेंट प्रोविजंस अप्लाई करे एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनकी प्रोटेक्शन के लिए और इनकी एजुकेशन के लिए। वो प्रोविजन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाइड नहीं है। और तीसरा,
जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो बोलता है 25% सीट्स रिजर्व होनी चाहिए डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए, वो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाइड नहीं है। तो ये 3 जो पॉइंट्स हैं ऑटोनॉमी के, ये आपको पता होने चाहिए। एनसीपीसीआर ने सर्वे ये करा है, अब आप देखो अगर मैं कोई स्कूल खोलूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है ना उसकी मेरे ऊपर ना चले और मैं भी ना ऑटोनॉमी लूँ, तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास एक ही तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं फ्रॉड करके या इलीगली मैं अपने स्कूल को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना लूँगा या उसके नाम से रजिस्टर करा लूँगा। अब इससे क्या होगा? जो एक्चुअल जेन्युइन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो ऑटोनॉमी और फ्रीडम मिलती है वो मुझे भी मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो ये करते हैं बहुत सारे लोग एंड दैट इज़ वाई एनसीपीसीआर ने ये सजेस्ट करा था और ये सर्वे में पाया गया कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस रैंडमली ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं और गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है उससे बच रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस पे थोड़ा और डिटेल्ड एक स्टडी करनी पड़ेगी। मूविंग ऑन, अभी ब्रिक्स समिट भी हुई थी जो कि 16th ब्रिक्स समिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रशिया के अंदर ही हुई थी। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको ध्यान रखनी है। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे कजान डिक्लेरेशन साइन हुआ था। कजान ही एक जगह है रशिया में जहाँ पे ब्रिक्स समिट हुई थी। तो ये प्रीलिम्स में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कजान डिक्लेरेशन किस समिट से लिंक्ड है। क्या वो आसियान की कोई समिट है, क्या वो ईस्ट एशिया समिट है? तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, बट ऑब्वियसली ये ब्रिक्स समिट का ही नाम है या उसमें जो फाइनल डॉक्यूमेंट साइन हुआ है उसका ये नाम है। ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स समिट हुई है इससे जो ये आर्टिकल है ना, इसमें जो ऑथर है 2-3 चीज़ें ये बता रहे हैं कि जो रशिया और जो चाइना है ये वेस्टर्न जो ब्लॉक है उनके बहुत बड़े कंपेटिटर्स हैं। और फिलहाल जो रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया है उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉक ने रशिया के अराउंड बहुत सारी सैंक्शंस लगा दिए। जो ऑथर हैं इस आर्टिकल के वो ये बोल रहे हैं कि ब्रिक्स एक ऐसा प्रूफ है कि रशिया अभी भी अकेला नहीं है और चाइना भी अभी भी अकेला नहीं है और उनकी जो इंपॉर्टेंस है जियो पॉलिटिक्स में वो कम नहीं हुई है। ये ऑथर का पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अब इतना इस डिटेल में जाना नहीं है, पर 2-3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो कि ऑथर ने मेंशन करी है क्योंकि वो न्यूज़ में भी आ गई तो हो सकता है उस पर क्वेश्चन भी बन जाए। सी अभी इंटरबैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म पे रिसेंटली उन्होंने ब्रिक्स ने बात करी है। इंटरबैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है कि रशिया में जो बैंक्स हैं, इंडिया में जो बैंक्स हैं, चाइना में, साउथ अफ्रीका में जो बैंक्स हैं, वो आपस में कोऑपरेट कर पाएँ, अकाउंट्स की डिटेल्स को शेयर कर पाएँ, सारे जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए। ठीक है, ग्रेन एक्सचेंज बनाने की बात की गई है। ग्रेन एक्सचेंज मतलब रशिया में बहुत ज़्यादा वीट है, इंडिया में खैर इंडिया में तो वीट की कमी नहीं है, मान लेते साउथ अफ्रीका में वीट की कमी है तो वहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। इंडिया के पास भी बहुत सारा ना एक्स्ट्रा, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके गोडाउन्स में बहुत सारा एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स पड़े हुए हैं, तो हम क्या है उनको भी ब्रिक्स कंट्रीज़ में सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्रेन एक्सचेंज है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, जब रशिया ने इन्वेजन किया था यूक्रेन में तो रशिया के अराउंड सैंक्शंस लगा दिए गए और यूरोप का ना खुद का, यूरोपियन यूनियन का खुद का एक स्विफ्ट मैकेनिज्म था जिसके थ्रू रशिया के अराउंड पेमेंट होते थे। अब उस सिस्टम से उन्होंने रशिया को निकाल दिया। तो अब इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए भी ब्रिक्स ने एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात की है जहाँ पे स्विफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंश्योरेंस कंपनी की बात की गई है जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करे। पहले ही जो ब्रिक्स है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक लॉन्च कर चुका है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वैसे ही न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसका एम यही है डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर वो पैसा बहुत ही सस्ता, चीप, जिसको सॉफ्ट लोन भी बोलते हैं, तो इनको सॉफ्ट लोन दिया जाएगा या कभी कभी ग्रांट भी दे दी जाएगी। ग्रांट मतलब बिना, मतलब एक ऐसा पैसे का डोनेशन हो गया एक तरह से ना, जिसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आप उस पैसे को लौटाओ। तो ये जो मल्टीलेटरल बैंक्स है ना, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह, वो यही काम करते थे। ब्रिक्स ने खुद का न्यू डेवलपमेंट बैंक इसी पर्सपेक्टिव से लॉन्च कर लिया है। ठीक है, तो अब देखो ये जो ब्रिक्स का खुद का इकोसिस्टम है ना, ये वर्ल्ड में जो प्रिवेलिंग इंटरनेशनल गवर्नेंस है उसका एक ऑल्टरनेटिव ये पेश कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है। ब्रिक्स इज प्रेजेंटिंग ऑल्टरनेटिव्स टू द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इससे क्या है, इससे ये एक प्रूफ है कि हम ना तो किसी यूनिलेटरल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ यूएस ही पावरफुल है, ना ही हम किसी बायलेटरल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे यूएस और रशिया पावरफुल है। ऐसा नहीं है, हम रहते हैं मल्टी पोलर एंड मल्टीलेटरल वर्ल्ड में जहाँ पे जो पावर के सेंटर्स हैं ना वो बहुत सारे हैं। इंडिया पावर का सेंटर है, चाइना पावर का सेंटर है, रशिया पावर का सेंटर है, जो अफ्रीका है एज अ ग्रुप एक पावर का सेंटर बन के उभर रहा है।
तो कोई एक नहीं है इंसान या एक कंट्री जो सबको रूल कर पाए। और ब्रिक्स इस फिनोमेना का, मल्टीलेटरलिज्म का एक बहुत बड़ा एविडेंस है। इंडिया इज द ओनली मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स जो कि यूएस लेड अरेंजमेंट्स के साथ एंगेज करता है। ठीक है, तो ब्रिक्स में जितने भी मेंबर्स हैं, इंडिया इकलौता मेंबर्स है जो कि यूएस के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि हम सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दैट मीन्स हम नहीं चाहते कि यूएस हमें डोमिनेट करे, और हम ये भी नहीं चाहते कि जो रशिया और चाइना का जो ब्लॉक है वो हमें डोमिनेट करे। हम हर जगह बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। ये हमारी मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी है। पहले जो फॉरेन पॉलिसी थी वो नॉन अलाइनमेंट की थी। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी ये है कि हम किसी से ज़्यादा एंगेज नहीं करेंगे। अभी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये है कि हम सबसे एंगेज करेंगे, लेकिन किसी को एक को ज़्यादा फेवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनली जो ब्रिक्स था वो 2006 में ही बनता है, लेकिन तब सिर्फ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही थे। साउथ अफ्रीका तब नहीं था। होता क्या है, ये जो 2006 में जो समिट होती है वो G8 की समिट थी। एक्चुअली G8 में ना पहले 8 कंट्रीज थी। 2014 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करा था, तब भी करा था, तब उसको हटा दिया गया था। तो तब से वो G7 ही है अब। तो G7 की या G8 की जो समिट थी 2006 में, तब ब्रिक बना था। तब साउथ अफ्रीका मेंबर नहीं था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा एक ग्रुप बन जाता है। और जो 6th ब्रिक्स समिट हुई थी 2014 में फोर्टालेजा में, तभी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का खुद का, उसको लॉन्च करा गया था। ये सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स पे अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स में ब्रिक्स पर क्वेश्चन आ सकता है, ये डिटेल्स मेंशन होगी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी सही है कौन सी गलत है। ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल है। 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स के अंदर है। 28%, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द ग्लोबल GDP ब्रिक्स से आ रही है। 44% जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो ब्रिक्स से हो रहा है, ब्रिक्स कंट्रीज कर रही है। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहला ऐसा नहीं था। जो 2013 में ब्रिक्स की समिट हुई ना, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुए। बदलाव क्या हुए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो प्रिंसिपल मेंबर्स थे वो कितने हैं, ये 5 ही हैं। लेकिन 2013 में कुछ और होता है। जो रेड वाले रीजन है, इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये सारे ऑलरेडी मेंबर्स थे। 2013 में नए मेंबर्स को इंक्लूड करा गया है, जो ग्रीन में मैंशनड है। अर्जेंटीना, एथियोपिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने हैं। इन पर डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा और आपको मैप के थ्रू ही इसको याद रखना है। और बहुत सारे हैं कंट्रीज जिन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई करा है, वो आपको अभी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो 2013 में नए मेंबर्स हैं वो, और जो ऑलरेडी मेंबर्स थे, इनके बारे में हाउएवर आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। ट्रैकोमा एलिमिनेटेड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। सो ट्रैकोमा एक आई बेस्ड डिजीज है, ठीक है। और द थिंग इज कि ये इंडिया से एलिमिनेट नहीं हुई है, ये इंडिया से एलिमिनेट नहीं हुई है, अभी भी है। लेकिन जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थी, मतलब ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम थी ना, वो अब नहीं रही। इवन तो अभी भी ये प्रॉब्लम इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो ये एक टेक्निकली बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि ट्रैकोमा जो कि एक आई बेस्ड डिजीज है, वो अब कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुई है। बस वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जो टाइटल था ना, वो उसका चला गया है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये WHO ने ही इसको टाइटल दिया था, और WHO ने ही बोला कि ठीक है, जो इंडिया है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और अब हम इंडिया में डिक्लेयर करते हैं कि ट्रैकोमा इज नो मोर अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ट्रैकोमा है क्या? ये क्रॉनिक आई इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसका जो कॉज है वो पुअर हाइजीन के कारण होता है। तो बहुत सारे जो एक्चुअली ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना चाहिए। जो यूजुअली लोग पुअर होते हैं, जिनके पास वेल्थ कम होती है, उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती कि वो प्रॉपर हाइजीन को अफोर्ड कर पाए। तो वो हाइजीन को भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो अनफॉर्चुनेटली वो डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी हो जाते हैं। तो पुअर हाइजीन के कारण ये डिजीज़ होती थी, और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, ठीक है। और यंग चिल्ड्रन एंड वुमेन को ज़्यादा ये अफेक्ट करती है, और कॉन्टैक्ट के थ्रू ये फैलती है। ये सारी डिटेल्स वो प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अक्टूबर 24 में इसका ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम का जो टैग है, ये इंडिया ने हटा दिया है सक्सेसफुली। हिस्टोरिकली 4% जो ब्लाइंडनेस केसेस थे इंडिया में, वो ट्रैकोमा से ही एसोसिएटेड थे। मतलब जो 4% ब्लाइंडनेस का कारण था इंडिया में, वो ट्रैकोमा ही था। अब देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी स्ट्रैटेजी अपनाई, जैसे सेफ स्ट्रैटेजी उनकी, ठीक है, और इंडिया ने भी खुद की एक स्ट्रैटेजी है। इसके थ्रू ट्रैकोमा का ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है, इसको डील करा गया। अब यहाँ पे ये मेंशन क्यों, क्योंकि प्रीलिम्स में अलग से पूछ लेंगे वो कि जो सेफ स्ट्रैटेजी है ये किसकी है। तो किसकी है? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, ठीक है। एंड ये जो 4% था ना,
ये अब हो चुका है 0.008%। ये ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रैटेजी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया में अप्लाई करी गई थी। और WHO बोलता है कि अगर 15 से बड़े जो लोग हैं उनके अंदर ट्रिकोमा की जो प्रेवलेंस है वो 0.2% से कम हो गई है। और जो एंडेमिक रीजन है, एंडेमिक रीजन मतलब ये तो होगी पूरे इंडिया में 0.2% से कम होना चाहिए। लेकिन मान लेते ट्रिकोमा ना इस रीजन में ही था, तो ये जो एंडेमिक रीजन हो गया, एंडेमिक रीजन में 5% से कम होना चाहिए और ऑल इंडिया वो 0.2% से कम होना चाहिए, तब इसको माना जाएगा कि अब ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। इस पर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कवरेज नहीं मिली है मीडिया के अंदर, बट ये आपको पता होना चाहिए। सो ये आज का एक सेशन है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, आई विल सी यू द नेक्स्ट वन, हैव अ गुड डे।